फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि जिन सामाजिक मुद्दों को लेकर मैंने अपना कारवां आगे बढ़ाया है, उस पर आपका निरंतर सहयोग और प्यार हमें प्राप्त हो रहा है। आज दोस्तों, इसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए मैं एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा गरीब एवं गरीबी पर चर्चा करना चाहूंगा और कुछ विचार आपके सामने रखना चाह रहा हूं। इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, दुष्यंत की एक महत्वपूर्ण पंक्ति हमें अनायास ही याद आ गई। भूख है तो सब्र कर, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं है तो क्या हुआ। ये एक बहुत ही मार्मिक, संवेदनशील एवं दार्शनिक पंक्ति है जो गरीबी और गरीब पर कुठाराघात करती है और सरकार की पॉलिसी की भी बखिया उघेरती है। दोस्तों, मैं सीधे आपको अजीज प्रेम जी यूनिवर्सिटी लिए चलता हूं, जहां से हालिया एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिस रिपोर्ट का टाइटल था स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021, वन ईयर ऑफ कोविड 19। रिपोर्ट के अंतर्गत जो बातें कही गई वह निस्संदेह बेशक चौंकाने वाली है। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि अप्रैल 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के बीच में भारत में करीब 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। यानी ये कोविड का साइड इफेक्ट था। ये 23 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे गए, उससे भारत की इकोनॉमी जो पहले से ही माइनस में चल रही थी, डबल डिजिट के जीडीपी को नहीं छू पा रही थी, वो 9 साल पीछे चली गई। और कहा जा रहा है कि जो लोग 23 करोड़ बीपीएल के अंतर्गत आ गए, गरीबी रेखा के नीचे चले गए, बिलो द पॉवर्टी लाइन चले गए, उनको मिडिल क्लास लेवल को छूने में करीब 7 पीढ़ी का समय गुजरेगा, यानी 7 जनरेशन गैप हुआ। दोस्तों, ये एक खबर हो सकती है, लेकिन इस खबर की गहराई और इस खबर की संवेदनशीलता हम सामाजिक प्राणियों को आंख खोलने वाला है। सरकार के लिए एक आई ओपनर है कि हम और आप कर क्या रहे थे। हमारा स्टेट जब वेलफेयर स्टेट था, तो फिर ऐसे रफ्तार क्यों बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, विदित है कि पॉवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल द क्राइम्स। गरीबी सभी अपराधों का जनक होती है। दोस्तों, ये भी जानिए कि अगर आज गरीबी है तो गरीबी के कारण कई सामाजिक बुराइयां और सामाजिक विसंगतियां स्वतः उसके साथ उठती और बैठती हैं। सवाल उठता है कि गरीबी है क्या। दोस्तों, मैं आंकड़ों के माया जाल में नहीं जाना चाहूंगा, अर्थशास्त्रियों के मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहूंगा। मेरी समझ से गरीबी उस स्थिति को कहते हैं जब एक व्यक्ति अपनी अर्जित आय के विरुद्ध अपनी भौतिक एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कहीं न कहीं असफल रहता है या विफल रहता है, तो उस स्थिति को हम गरीबी कहेंगे। हालांकि प्लानिंग कमीशन, बाद में नीति आयोग ने बहुत सारी बातें कही कि गांव में 32 रुपया जो खर्च करता है प्रतिदिन, जो 47 रुपया खर्च करता है, वो हम गरीब उसको नहीं कहेंगे। तो ये आंकड़ों के माया जाल में हम नहीं जाना चाहेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या गरीबी वास्तव में एक सामाजिक अभिशाप है या फिर गरीबी राजनेताओं के लिए एक वरदान है। हमारी जो समाजशास्त्रीय सोच कहती है दोस्तों, वो साफ इशारा करती है कि गरीबी राजनीतिक गलियारे का गायत्री मंत्र है। इस मंत्र को जो भी सरकार आती है वह
108 माला की तरह उसको जपती है और फिर गरीब और गरीबी को भूल जाती है। सिर्फ गरीब और गरीबी को गायत्री माला की तरह तब जपती है जब सरकारें सत्ता में आना, सरकारों को सत्ता में आना जरूरी या लाजमी रहता है दोस्तों। तो ये राजनीति का एक गायत्री मंत्र बन गया है। नहीं तो आखिर क्या कारण है कि 1968-62 के जो प्लानिंग कमीशन का कोर कमेटी था, उससे लेकर वर्ष 2018 के अरविंद पनगड़िया कमेटी की रिपोर्ट गरीबी और गरीबों पर बनती है, लेकिन भारत में गरीबी और गरीबों की स्थिति कमोबेश यथावत कायम रहती है। न जाने दर्जनों आयोग बने, दर्जनों आयोगों ने अपनी सिफारिशें दी, कई आयोगों की सिफारिशें कोल्ड स्टोरेज में, ठंडे बस्ते में सरते रहीं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक वेलफेयर स्टेट में जहां सामाजिक कल्याण से जुड़ा मुद्दा गरीबी है, वहां सरकार इस मुद्दे को गंभीरता पूर्वक हल करने में असफल रही है। असफल रहने का कारण भी है दोस्तों, आप गरीबी पर लेख लिख रहे हैं, आप गरीबी पर रणनीति बना रहे हैं और बैठे कहां हैं? दिल्ली के एसी कमरों में। तो क्या जाने गए आप गरीब और गरीबों का हाल। तो सवाल यही है। और अभी एक दो अगर आप इंटरनेशनल जर्नल को देखें तो वहां भी चौंकाने वाले रिपोर्ट आते हैं कि जो तीसरी दुनिया का देश है वहां पे गरीबी एक स्टेटस सिंबल बनते जा रहा है, एक स्टेटस सिंबल है। कहने का मतलब ये स्टेटस सिंबल किसके लिए है? ये स्टेटस सिंबल है वर्ल्ड बैंक के लिए, ये स्टेटस सिंबल है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए, जहां से एक कामधेनु गाय की तरह विकासशील देशों को, गरीब देशों को धन प्राप्त होते रहे। तो गरीबी एक गायत्री मंत्र भी है, गरीबी एक कामधेनु गाय की तरह भी है, जहां सरकारें आती हैं और जाती हैं लेकिन समस्याएं यथावत बनी रहती हैं। इंदिरा गांधी जो कि एक यशस्वी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ। गरीबी हटा या नहीं हटा आज 2021 में भी मौजूद है, लेकिन कई गरीब हट गए, मर गए भुखमरी के कगार पर। मैंने पहले ही बोला दोस्तों कि गरीबी कई सामाजिक बुराइयों की जननी है, स्वतः वो कई बुराइयों को जन्म देती हैं। दोस्तों एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, उनका भी मंतव्य था कि जिस देश में गरीबी रहेगी, भुखमरी रहेगी, वह देश कभी भी एक कल्याणकारी राज्य नहीं हो सकता है। इसी तरह से आप अगर अमर्त्य सेन, जियाद्रेज के वेलफेयर इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो वहां भी यह कहा गया है कि सरकार को मास पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए पॉलिसी पर फोकस करना चाहिए। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से कहूंगा, जिन्होंने मनरेगा और ना जाने कितने कौशल विकास कार्यक्रम चलाए गरीब और गरीबी को मिटाने के लिए, कि इस जो पॉलिसी बनती है उसके एग्जीक्यूशन को कम से कम क्रॉस चेक किया जाए और कोई ऐसी पॉलिसी समाजशास्त्रियों को साथ में रखते हुए बनाया जाए जो सीधे गरीब और गरीबी की समस्या का निदान ढूंढे। आज कोरोना का यह साइड इफेक्ट हम लोगों ने देखा है। 23 करोड़ परिवार गरीब हुए हैं, गरीबी रेखा के नीचे गए हैं। 9 साल अर्थव्यवस्था पीछे गई या 7 जनरेशन उनको मिडिल क्लास जाने में लगेगा। समझिए कि हम कहां जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि 2025 तक हम इतना ट्रिलियन, 25 ट्रिलियन, 50 ट्रिलियन का कारोबार करके विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो ये एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था और एक नीचे गरीबी का ग्राफ, ये चीज को इंडिकेट करता है कि देयर इज कंट्राडिक्टरी पोजीशन ऑन पॉवर्टी इन इंडिया। दोस्तों ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये गरीबी को लेकर जो हमारी वेलफेयर गवर्नमेंट है, लोक कल्याणकारी राज्य की सरकार है, उनको जागरूक होना चाहिए, उनको पॉलिसी निर्माण करना चाहिए, उनको कई तरह के कार्यक्रम चलाना चाहिए तो ताकि गरीबी का समूल नाश हो। क्योंकि जब तक ये ब्लॉट, ये धब्बा हमारे इंडियन इकोनॉमी और सोसाइटी पर रहेगा, तब तक हम अपना चेहरा साफ करके आगे में नहीं रह सकते हैं, वैश्विक पटल पर नहीं रह सकते हैं। दोस्तों
मैं डॉक्टर हर्षवर्धन अब आपसे विदा लेना चाहता हूं और अंततः आपको पतंग फिल्म के गाना गीत के साथ छोड़कर जाना चाह रहा हूं। देने वाले किसी